हेलो दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी हैक। मैं आपका दोस्त आयुष और आज हम बात करेंगे ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स की। क्या ये शेयर हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए? पहले तो हम देखते हैं कि ये टॉप से कितना डाउन है, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने टॉप पे बाय किया होगा इसको। क्योंकि जैसे रिटेलर्स काम करते हैं कि अच्छा ये स्विंग हो रहा है, ये क्रॉस किया तो यहाँ पे बाय कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने बाय किया होगा, तो वहाँ से कितना डाउन है और जिन्होंने टॉप पे इन्वेस्ट किया होगा उनको आज कितना लॉस दिख रहा है। ऐसा तो है नहीं कि टॉप पे किसी ने इन्वेस्ट किया ना हो, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स में इस तरह ही काम करते हैं। तो आज टॉप से ये ऑलमोस्ट 30% डाउन हो चुका है। और तो फिर क्या अब ये स्टॉक और ज़्यादा गिरेगा या यहाँ से इसके बढ़ने के चांसेस हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। क्योंकि रिसेंट इसने काफ़ी एक बड़ी ग्रीन कैंडल आप देख पा रहे हो, इसने एक ग्रीन कैंडल काफ़ी एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद फिर ये स्टॉक का प्राइस फिर से फॉल होने लगा। तो बहुत सारे लोगों ने एंटर किया होगा, फिर उन्हें फिर से नेगेटिव दिख रहा है। तो चलिए इस पर बात करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा, प्लीज़ आप वीडियो को पूरा एंड तक देखो। उसमें मैं आपको टेक्निकल के साथ फंडामेंटल्स भी बताऊँगा, जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि स्टॉक को हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या स्टॉक ये कैसा रहेगा फ्यूचर में, ख़राब है, अच्छा है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में होल्ड करें, लॉन्ग टर्म के लिए भी रुक सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी और आपको एक कन्विक्शन ज़्यादा अच्छे से बिल्ड होगा। क्योंकि कुछ लोगों ने कभी यहाँ वीडियो बनाया होगा, कभी यहाँ वीडियो बनाया होगा, कभी यहाँ, बट आप क्या होते हो, आपने इन्वेस्ट कर दिया बट आप ट्रैप हो गए। अब आप परेशान हो कि यार यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट कर दिया 84 80 90 इसके लेवल के अराउंड इन्वेस्ट कर चुका हूँ, मैं फंस गया हूँ। तो आप बार बार नया वीडियो आएगा, आप सोचोगे, आप देखोगे, आप परेशान होगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अब एक बार वीडियो एंड तक देखो, उसके बाद अगर आपको कन्विक्शन आ जाता है तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मुझे क्या करना है स्टॉक के साथ। तो मार्केट एक स्ट्रक्चर होता है जो मैं बहुत बार बात करता हूँ, और एक ट्रैपिंग होती है जिसकी मैं हर बार बात करता हूँ। और जिन लोगों ने वो लेक्चर्स अटेंड किए हैं, या फिर आप भी जाके अपने जो न्यू लोग हो, जो नए लोग देख रहे हो, वो आप भी जाके वो लेक्चर्स को देख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखो, मैं जो चीज़ें सिखाता हूँ वो ये है कि मार्केट पहले एक कंसोलिडेशन करता है, जैसे आपको यहाँ कंसोलिडेशन दिख रहा है, ठीक है। फिर एक मैनिपुलेशन होता है, मतलब यहाँ पे लोग का एसएल होगा, एसएल हिट किया, फिर रैली करता है। फिर सेम चीज़ आप यहाँ देखो, यहाँ कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे लोग का एसएल होगा, एसएल हिट किया, मैनिपुलेशन बोलते हैं इसको, फिर रैली किया, ठीक है। या फिर आप लॉन्ग टाइम फ्रेम पे ले लो, ये कंसोलिडेशन आपको दिख रहा है, ये कंसोलिडेशन हुआ, ये मैनिपुलेशन हुआ, और अब ये रैली कर सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है। इतना आपको लग रहा है, ऐसा तो है नहीं कि मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको बताया, आप यहाँ देखो वर्क किया, आप यहाँ देखो वर्क किया, और अब एक जो सिनेरियो बन के आ रहा है वो ये है, ठीक है। ये वर्क करते हुए दिखेगा हमें। ऑलमोस्ट सितंबर 2022 के बाद अब इतना हाई बाइंग वॉल्यूम आपको दिख रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम आप देख रहे हो कितना ज़्यादा वॉल्यूम आया, और वो कैंडल पर रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, ठीक है। तो आप एक बेसिक आइडिया लगाओ, ऑपरेटर जो होते हैं, जो बहुत सारा पैसा लगाते हैं, वो क्या करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सबको पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग का एसएल है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा इसके नीचे गया तो एग्जिट, ठीक है। और जो बाकी बच्चे लोग हैं वो सोच रहे होंगे इसके नीचे गया तो एग्जिट, ठीक है। ये तो बहुत ही मुश्किल है कि यहाँ तक प्राइस पहुँचे, बट अगर जाता भी है तो मैं मतलब वो सब आपको मैं बात करूँगा आगे। आप देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा यहाँ पे एसएल होगा, आप सब समझ रहे हो, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। अब क्या होगा, ऑपरेटर यहाँ इसके नीचे प्राइस क्यों लाएगा, ताकि यहाँ पे जिनका एसएल है वो हिट हो जाए, या फिर जो लोग एग्जिट करना है वो एग्जिट कर ले। अब यहाँ पे ऑपरेटर ने क्वांटिटी भरी, उसका उसका प्रूफ क्या है, आप कहोगे प्रूफ क्या है, यार नीचे गिरते मार्केट में ये टूटने पे सबको पता है सेल करना है, कौन गधा है जो खरीद रहा है। तो वो गधा नहीं, गधे हम हैं। जो यहाँ पे खरीद रहे हैं ना वो स्मार्ट मनी है, जिसका आप ये देखो वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में खरीदा गया और स्टॉक को देखिए कैसे ऊपर गया है, ठीक है। तो मैं क्यों अभी इन्वेस्ट नहीं किया इस दौड़ती हुई कैंडल में, क्योंकि मैंने एक कॉन्सेप्ट की बात करी है, फेयर वैल्यू गैप जिसको मैं बोलता हूँ, ठीक है। मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, बट 3 कैंडल्स को लीजिए और उनके बीच में जो गैप है ना उसको आप प्लॉट करोगे, तो ये हमारा एक बाइंग रेंज निकल के आती है बढ़िया, जिसमें हमें बाई कर सकते हो। तो अभी प्राइस करंटली बाइंग रेंज के अंदर आ चुका है, और नीचे आता है तो और हम बाई कर सकते हैं, वरना अभी से ही हम बाई शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और हम टारगेट जो रखेंगे कि टारगेट यहाँ से क्या रख सकते हैं, वो टारगेट ऑलमोस्ट पहले तो ऑल टाइम हाई का टारगेट आप एक मान लो। यहाँ से अगर आप ऑल टाइम हाई का एक टारगेट मानते हो तो आपका टारगेट जो निकल के आता है वो होगा ऑलमोस्ट यहाँ से 45% के अराउंड। बट क्या आपको लगता है ये सिर्फ 45% ही जाएगा स्टॉक, क्या आपको ऐसा लगता है? तो ये स्टॉक का पोटेंशियल सिर्फ 45% नहीं है, क्योंकि अगर आप इसके फंडामेंटल्स देखोगे, किस इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है वो देखोगे, उस इंडस्ट्री की क्या ग्रोथ है वो सब चीज़ें देखोगे, और ये स्टॉक कैसा है फंडामेंटली, कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा ये स्टॉक सिर्फ यहीं पर नहीं रुकेगा। तो आगे जाके अगर ये कप एंड हैंडल फॉर्म करता है, या फिर आप देखो तो आपको दिखेगा कि एक डब्ल्यू कंप्लीट हो जाएगा अगर ये फिर से इस लेवल के अराउंड पहुंचता है। तो इसका टारगेट क्या निकल के आता है, इसका टारगेट निकल के आता है हमारा, अगर आप यहाँ से प्लॉट करो, उसके बाद इसको इसके ऊपर लगा दो, ठीक है। तो फिर करंट लेवल से क्या टारगेट निकल के आता है वो है ऑलमोस्ट आप मान लो 100% के अराउंड टारगेट निकल के आ रहा है हमारा। तो ये स्टॉक यहाँ से बहुत ईजिली डबल हो सकता है, ठीक है। बट इन्वेस्टमेंट हमेशा, स्टॉक मार्केट हमेशा एक रिस्की गेम है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि हमेशा अपने पोर्टफोलियो का 5% ज़्यादा किसी भी स्टॉक में मत लगाओ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कभी भी कोई भी न्यूज़ आ सकती है जो कि आपके अच्छे स्टॉक को भी गिरा सकती है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा पैसा जो बहुत नियर टाइम में आपको ज़रूरत है वो सब नहीं इन्वेस्ट करना है आपको, ठीक है। आपको ऐसा पैसा इन्वेस्ट करना है जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए डाल सकते हो,
5% ज़्यादा मत लगाओ तो आपको कभी टेंशन नहीं होगी। स्टॉक 5-10% ऊपर नीचे होता है, आपको टेंशन नहीं होगी और आप लंबे प्रॉफिट के लिए रुक पाओगे, ठीक है। और मेरा टारगेट तो इसमें और भी ज़्यादा रहेगा क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी अच्छी है, तो मेरा टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ से 3x तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आप अगर इस इंडस्ट्री बेट करते हो ये 3x क्या और भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो मैं इस इंडस्ट्री बेट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बेस्ट बाइंग लेवल जो भी मिल के आ रहा है मुझे यही मिल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बाय करूँगा, अगर और नीचे आता है तो मैं कंसोलिडेट करूँगा, जो कि मुझे बहुत ही लाइकली सिनेरियो तो नहीं लग रहा है, बट अगर नीचे आता है तो हम बाय इसको मतलब यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये प्राइस बहुत ज़्यादा हमें अगर कोई अच्छा स्टॉक हमें सस्ते में मिल रहा है तो हमें ज़रूर लेना चाहिए। तो चलिए इसके फंडामेंटल्स पे जाते हैं और वहाँ बात करते हैं कि कैसा ये स्टॉक है और फंडामेंटल्स और से फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो हम आ गए हैं स्क्रीनर पे और वहाँ पे हमने ओपन किया ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स का हमारा डेटा ओपन करा है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या इस कंपनी के बारे में पता चल रहा है, पहले उसकी बात करते हैं। तो 180 कंट्रीज़ में इनकी प्रेजेंस है, ठीक है। पैन इंडिया प्रेजेंस है, मल्टी सिटी कंसोलिडेशन नेटवर्क है इसका, ठीक है। क्या क्या ऑफर कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। हज़ार्डस कार्गो जैसे केमिकल्स में भी ये केमिकल्स को भी हैंडल करता है, वो सब चीज़ें मैं अभी यहाँ पे लगा दूंगा कि किन किन इंडस्ट्री को ये केटर करता है। जैसे ऑटो इंडस्ट्री को केटर करता है और केमिकल इंडस्ट्री को केटर करता है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री को केटर करता है, ठीक है। तो अब हम लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। लॉजिस्टिक इंडस्ट्री बेसिकली देखो, आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में हमारी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको लगता है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है तो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री ग्रोथ होगी। क्यों होगी? आपको दिख रहा होगा रिसेंटली गवर्नमेंट बहुत सारे मतलब लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड इनिशिएटिव्स ले रहा है, जिसमें रोड्स, ठीक है, हाईवेज़, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें बिल्ड कर रहा है गवर्नमेंट, एयरपोर्ट्स बिल्ड कर रही है, ठीक है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी देने की कोशिश कर रहा है, शिपिंग, पोर्ट्स और इन सब चीज़ों को प्राइवेटाइज करके। देखो मेन जो चीज़ होती है कि हम जो एज इंडिया का जो मेन इशू रहा है वो ये रहा है कि जब इंडिया हम चाइना के साथ अगर हम देखें या फिर यूएसए के साथ देखें तो हर कंट्री में जो साइकिल आती है एक, वो ये था कि एग्रीकल्चर पहले सोसाइटी होती है, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाती है और फिर सर्विस सेक्टर की तरफ भागती है। बट इंडिया में क्या हुआ, एग्रीकल्चर सीधे हम सर्विस सेक्टर की तरफ चले गए बहुत ज़्यादा और मैन्युफैक्चर हमारा ये स्किप हो गया। तो गवर्नमेंट इसको फोकस करने की कोशिश कर रहा है, बट मैन्युफैक्चरिंग में हमको प्रॉफिट करने के लिए हमें शिपिंग कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। क्यों कम करनी पड़ेगी? आप मान लीजिए हम केबल्स बना रहे हैं या हम कुछ बना रहे हैं, हम ज्वेलरी बना रहे हैं, ठीक है। बट अगर हम उसको शिप कर रहे हैं, अगर मान लीजिए 20 रुपीज़ में हम एक ज्वेलरी बना रहे हैं और चाइना भाई 20 रुपीज़ में एक ज्वेलरी बना रहा है, बट अगर चाइना अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू, अपना लॉजिस्टिक्स के थ्रू अपना कॉस्ट जो शिपिंग कॉस्ट है उसको रिड्यूस करके वो 4 रुपीज़ कर देता है और हमारा शिपिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ है, तो हम वहाँ पे सेल कितने में करें? वो अगर चाहेगा तो 24 हो गया, मान लो 6 रुपये वो प्रॉफिट रखता है, तब भी वो 30 रुपीज़ पे सेल करेगा, तब भी वो प्रॉफिट बनाएगा। बट हम 30 रुपीज़ पे सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, हम एकदम नेट मतलब इवन हो जाएंगे। तो नेट टू नेट हमें वो होगा, तो हमें प्रॉफिट और प्राइस हमारा और हाई हो जाएगा। हम 35 रुपये रखेंगे हमें प्रॉफिट ताकि बना सकें, तब भी हमारा प्रॉफिट कम रहेगा इनके कंपैरिजन में। और दूसरी चीज़, हमारा प्रोडक्ट कोई क्यों खरीदेगा जब महंगा मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। लॉजिस्टिक इंडस्ट्री का क्या यूज़ है आप ये समझ रहे हो। रिसेंट टाइम में अगर आप देखो डोमेस्टिक स्फीयर में लॉजिस्टिक कैसे ग्रो हो रहा है, देखो ई कॉमर्स को ग्रोथ दिख रहा है आपको, ठीक है। बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, ठीक है, मर्चेंडाइज ला रहे हैं, ठीक है, और फूड कंपनीज हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे हैं, लॉजिस्टिक सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए कुछ भी कार्गो शिप हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, आप यूट्यूबर्स देखो मर्चेंडाइज लॉन्च करते हैं तो कैसे शिप होता है, ये लॉजिस्टिक का ही काम है, ठीक है। तो बाकी अब एलकार्गो और किस किस सेक्टर को सर्व करता है या फिर और क्या चीज़ें हैं वो मैं थोड़ी थोड़ी आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। फिर सीधे इसके प्रॉफिट्स और नेट प्रॉफिट और सेल्स इन सब चीज़ों की बात करेंगे। फिर आखिर में शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के मैं थोड़ा सा आपको एक गाइड कर दूंगा और उसका वीडियो खत्म करते हैं। तो ग्लोबली इसका लार्जेस्ट LCL नेटवर्क है, ठीक है। 15% मार्केट शेयर है। LCL मतलब लेस दैन अ कंटेनर लोड, मतलब कि मैं डेफिनेशन यहाँ लगा दूंगा, बट आप ये समझो, बेसिक समझो। अगर फुल कंटेनर लोड है मतलब कि एक ही क्लाइंट का सामान पूरे कंटेनर में जा रहा है, जो कि लीजिए कि एक कंटेनर की कैपेसिटी 1000 यूनिट की है, तो एक क्लाइंट का 100 यूनिट है, दूसरे क्लाइंट का भी 100 यूनिट है। तो हर क्लाइंट का ये नहीं कि पूरा कंटेनर में जा रहा है, बहुत सारे क्लाइंट का एक साथ पाइल अप करके शिप कर रहे हैं, तो उसको लेस देन कंटेनर लोड, उसमें ये नंबर 1 है। तो ये क्लेम करते हैं कि कन्वेंशनल प्लेयर्स जो होते हैं उनके पास खाली ऑपरेटिंग नेटवर्क है बट डिजिटल कैपेबिलिटीज़ नहीं है, ठीक है, जिसके थ्रू ट्रांसपेरेंसी और क्या कहते हैं एक हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस जो इंक्रीज़ होता है, वो सारी चीज़ें बाकी जिनके कॉम्पिटिटर्स उनके पास नहीं है। बट ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऑपरेटिंग नेटवर्क भी अच्छा है, प्लस हम डिजिटल जो हमारा क्या कहते हैं डोमेन है उसमें भी हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब दोनों एक कंबाइन होता है तो वो एक एडवांटेज देता है कंपटीशन के अगेंस्ट। डिजिटल टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी के थ्रू ये क्या कर रहे हैं, अपनी पिकअप और डिलीवरी को अच्छा कर रहे हैं, प्राइसिंग को अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये अपनी इंप्रूव कर पा रहे हैं। कोई इंडस्ट्री है जैसे मान लीजिए केमिकल्स है, उसमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, तो आप उसके लिए एक अलग चार्ज रख सकते हो। तो इस तरीके से ये डायनामिक प्राइसिंग कर पाते हैं। तो फाइनेंशियल पे आ गया और हम इसका पी रेशियो देखते हैं 5 ईयर्स के होराइजन में अगर देखते हैं तो हमको ये फेयरली वैलिड जोन में ही दिख रहा है, ठीक है। और ग्रोथ अभी भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और थोड़ा बहुत करेक्शन होता है तो आप उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा ये सब चीज़ें होंगी तो आपका धीरे धीरे करके आप एक टाइम देखो इसका पी 124 का पी हुआ करता था और अर्निंग पर शेयर सिर्फ 0.31 था, बट आज देखो अर्निंग पर शेयर 1.31 हो गया है, मतलब बढ़ गया है, और पी 46 है, मतलब अभी ग्रोथ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये स्टॉक अच्छा है अभी भी, ठीक है। और थोड़ा सा हमें क्या करना है, केयरफुल रह के इन्वेस्ट करना है, केयरफुल।
1 ईयर के टाइम फ्रेम पे अगर आप इसका पी रेशियो देखते हो, मतलब अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप सोचते हो एंट्री करने की कि चलिए ऑल टाइम हाई तक एंट्री कर लेते हैं, तो आपको ये फेयरली वैल्यूड प्राइस मिल रहा है। यहाँ से आपका ग्रोथ आता है, ऑल टाइम हाई तक जाता है, वहाँ एग्जिट कर दो, 45% का प्रॉफिट आपका बन गया, आप खुश हो। ठीक है, आप और रिस्क रखते हो, आप और होल्ड करना चाहते हो, तो अगर प्राइस 100% का रिटर्न आपको दे देता है, आप अपना जो शेयर है 50% सेल कर दो। 50% सेल करने के बाद सिर्फ आपका प्रॉफिट लगा जाएगा और आपका कैपिटल सेव हो जाएगा। फिर ये स्टॉक चाहे कितना भी ऊपर चढ़ जाए, कितना भी नीचे गिर जाए, आपको टेंशन नहीं होगी। क्या होगा, आपको गेन्स हो सकते हैं बट लॉस नहीं होगा। तो अगर सेल की बात करें तो मार्च 2019 से अगर आप देखोगे तो सेल इसने ऑलमोस्ट डबल कर दी है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप उसी टाइम फ्रेम में प्रॉफिट देख रहे हो, देखो प्रॉफिट फॉल होते दिख रहा है। तो ये जो डिक्लाइन आया है प्रॉफिट में, इसका रीज़न ये है कि रेड सी में क्राइसिस हुई थी, हमारा जो शिपिंग रूट था ना वो चेंज हो गया, तो उसके से जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है ना वो कम हो गई। ठीक है, और की मार्केट्स जैसे यूएसए और जर्मनी, वहाँ पे इनका लॉसेस हुए। डोमेस्टिक में एक्सप्रेस बिजनेस में थोड़ा सा सिनेरियो मतलब अभी क्लियर नहीं था, इसलिए और ज़्यादा मतलब इनको उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ अभी। फिर भी मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, मतलब मैं तो रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ सिनेरियो। जैसे एक लेवल पे आपने एंट्री की, यहाँ पे अभी 67 के अराउंड शायद प्राइस चल रहा है, तो आपने यहाँ पे अगर एंटर किया, मान लीजिए आपको लगाने थे 1 लाख रुपीज़ लगाने थे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अभी कितना डाला, आपने यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट 30,000 डाला, सिर्फ 30,000, सिर्फ इससे ज़्यादा नहीं डाला आपने 30,000, क्योंकि आप क्या बेट कर रहे हो, आपके लिए हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो रही है। आपको पता है इंडस्ट्री अच्छी है बट करंटली स्टॉक क्या इसके फाइनेंशियल में परफॉर्मेंस अच्छा है नहीं, तो अभी आपके लिए हर चीज़ अच्छी नहीं है। आपने 30,000 डाला, आप शॉर्ट टर्म के लिए शायद ऊपर जाएगा प्राइस 120 के लेवल को टच करे, ऐसे वहाँ पे आपने सेल कर दिया, नीचे आया, दोबारा आप यहाँ पे अगर आता है उस टाइम ये चीज़ें सिनेरियो इंप्रूव होता है, आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर लो, एक्यूमुलेट कर लो, या फिर यहाँ से प्राइस और नीचे जाता है तो वहाँ पे आप 10,000 करके हर एक 10% फॉल या 5% फॉल पे 10-15% फॉल पे, हर 10-15% फॉल पे 10,000 करके आप इन्वेस्ट करते जा रहे हो, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छा रहेगा। ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ 1 लाख रुपीज़ लगाना है, मैं ये कह रहा हूँ अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का है, ठीक है, 1 लाख रुपए का अगर आपका पोर्टफोलियो है तो आपको 5% ज़्यादा नहीं लगाना, मतलब 5,000 से ज़्यादा नहीं लगाना है। ठीक है, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि 1 लाख, जिसका पोर्टफोलियो 1 CR का है, ठीक है, वो कहीं लगाएगा 5 लाख के अराउंड। ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं लगाने की 5 लाख के अराउंड। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका पोर्टफोलियो 1 लाख का है तो आपको सिर्फ 5,000 ही लगाना है, वरना रिस्क बड़े हो जाएंगे और आप लॉस कर लोगे, आप मुझे आके गाली दोगे, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर मार्केट में पैसे बनाने हैं तो आपको कन्विक्शन बिल्ड करना पड़ेगा, उसके साथ ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। जो प्राइस फॉल आ रहे हैं, ठीक है, अगर आप यूट्यूबर्स की वीडियो देख के इस तरह करते रहे हो तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, आपको अपना एक रिस्क मैनेजमेंट करके ही चलना पड़ेगा आगे। ठीक है, ये इंडस्ट्री अच्छी है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, आप खुद दिमाग लगाओ कि आगे ई-कॉमर्स बढ़ेगा, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा, रोड्स और ये सारी चीज़ें, एयरपोर्ट्स क्यों गवर्नमेंट बिल्ड करी, रीज़न क्या है। ठीक है, आप ये सब चीज़ों पे ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ लॉजिस्टिक सेक्टर ग्रो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो उसमें ये की प्लेयर है तो ये भी तो ग्रो करेगा। आप उस चीज़ से बैट कर रहे हो तो आप तो किसी भी लेवल पर खरीदिए उसको, लॉन्ग टर्म के लिए 6-7 साल के लिए अगर होल्ड कर दे रहे हो तो आपको तो बिल्कुल ही कोई दिक्कत नहीं है। बट लोग पैनिक करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट रखो कि यार इतना यहाँ पे डालूंगा, इतना यहाँ पे डालूंगा, इतना यहाँ पे डालूंगा, इतना यहाँ पे डालूंगा, यहाँ से गिरेगा तो इतना करूँगा, यहाँ पे गिरेगा तो ऐसे ऐड करूँगा, यहाँ पे आएगा तो मैं सेल करूँगा, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करूँगा, ताकि मेरे थोड़ा सा प्रॉफिट भी चाहिए ना आपको, ऐसा थोड़ी कि आपने लगा दिया भूल गए। ठीक है, तो एक मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़रूर रखो। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखो तो आपको ये आइडिया लगेगा कि मार्च 2021 से और अभी आप देखो तो FII ने अपनी शेयर होल्डिंग घटाई है। FII ये मार्केट के बॉस होते हैं, ठीक है, और DII ये मार्केट के बॉस होते हैं। इनकी शेयर होल्डिंग कम हो रही, मतलब उस शेयर में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, थोड़ा सा कि ये क्यों सेल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपने ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है, कुछ बढ़ाया नहीं है DIIs ने, या फिर आप पहले से कंपेयर करो तो कम ही हुआ है बल्कि। ठीक है, और पब्लिक की शेयर होल्डिंग आप एक तरफ देखो तो 13 से 22 मतलब बढ़ गई पब्लिक की शेयर होल्डिंग, मतलब ये थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने वाली बात होगी, केयरफुल रह के इन्वेस्ट करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि कूद गए, यूट्यूबर ने मैंने वीडियो बना दी तो आप कूद गए, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ एंड तक वीडियो देखो, तभी आपको समझ में आएगी बात। मैं वहाँ पे टेक्निकल के बेसिस पे बता रहा हूँ, हाँ यहाँ पे एंट्री बनती है, बट क्या फाइनेंशियल या फंडामेंटल्स के बेसिस पे एंट्री बनती है। ठीक है, इंडस्ट्री के एनालिसिस करने के बाद एंट्री बनती है, या कितना रिस्क लेके या बहुत ज़्यादा बल्कि इन्वेस्ट कर दें या थोड़ा करके इन्वेस्ट करें। ठीक है, वो डिसाइड होता है हर चीज़ देखने के बाद। इसलिए मैं कहता हूँ आपसे एंड तक एनालिसिस देखो। अब टेक्निकल के बेसिस पे एंट्री है, टेक फंडामेंटल्स, हाँ टेक अच्छी कंपनी है, प्रेजेंस है, बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, इंडस्ट्री ग्रोथ अच्छी रहेगी फ्यूचर में, मैं कितना कैगर से ग्रो कर रहा है मैं यहाँ लगा दूंगा, आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, और फाइनेंशियल्स के बेसिस पे अभी थोड़ा सा वीक दिख रहा है, क्यों, शेयर होल्डिंग पैटर्न कम हो रहा है, नेट प्रॉफिट उतना है बढ़ता नहीं जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बट क्या ये हमेशा खराब रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को खत्म करना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, उससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है। और जो लोग इस चैनल पर नए हो, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप जो शेयर आपको चाहिए उसके एनालिसिस में करूँ, आप वो सारी चीज़ें बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे भी हेल्प होगा। और प्लीज़ अगर आप कमेंट करते हो और अपना क्वेरी बताते हो, या फिर आप अपना बताते हो कि हाँ मैंने इस एनालिसिस से एंट्री की थी या कुछ भी, या मेरी कुछ गलत हो रहा है, तो आप वो बताते हो तो भी अच्छी बात है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहता मैं हमेशा परफेक्ट हूँ। ठीक है, आप मेरे बाकी वीडियोज़ भी जाके देख सकते हो, जिसकी मैंने बात करी है, जैसे SBI कार्ड्स हो गया और बहुत सारे हैं, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया। तो ये स्टॉक्स अभी रिसेंटली रनअप दे रहे हैं और इनकी मैंने बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। और चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, महाकाल आपकी रक्षा करेंगे। धन्यवाद।